हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुवल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुवस ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और आई बटन में भी होगी, साथ साथ में पार्ट 3 की भी होगी। ठीक है, तो पार्ट 1 ख़त्म करके पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 2 पेजेस ख़त्म किए थे। यहाँ तक हमने ख़त्म किया था वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। यहाँ तक तो पहले कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो रिवीजन में पहले हमने देखा रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। कैसे? एक उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप बनाने के बाद उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। कहाँ से की? तो कॉर्क से की। कॉर्क एक ट्री का एक पार्ट होता है, वहाँ से उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, तो सेल क्यों नाम उसका पड़ा? क्योंकि लिटिल रूम, क्योंकि लैटिन में उसको लिटिल रूम बोला जाता है। और उन्होंने देखा कि वो जो सेल्स है वो एक छोटे से कमरे जैसा दिखता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा कि माइक्रोस्कोप के कौन से पार्ट होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। फिर हमने ऑनियन पिल के बारे में पढ़ा पार्ट 1 में। फिर हमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, कलामेडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? ये सब यूनिसेल्युलर है। ठीक है, अभी मल्टीसेल्युलर के बारे में हमने पढ़ा। मल्टीसेल्युलर के बारे में हमने पढ़ा कि मल्टीसेल्युलर मतलब जिस बहुत सारे सेल मिलके जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसको मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जांपल की बात करें तो फंगाई, फिर प्लांट्स, एनिमल्स और हम भी आ जाते हैं। ठीक है, हम भी आ जाते हैं। ह्यूमन्स आर ऑल्सो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो फिर हमने पढ़ा कि सेल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। सेल रिप्रोड्यूस करते हैं जब खुद को ही डिवाइड करके वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने सेल की कुछ हिस्ट्री जानी। यहाँ पे हमने सेल की कुछ हिस्ट्री जानी कि सेल कैसे सेल के बारे में हमें कैसे धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ख़त्म किया था। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने वैसे तो ख़त्म कर दिया था बट रिविजन के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल्स रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइप के सेल्स होंगे सारे। मतलब एक एनिमल ले लेते हैं, एक एनिमल, कोई भी एनिमल। ठीक है, एक्स एनिमल ले लिया हमने। एक्स एनिमल लेने के बाद हम उसमें देखें तो उस एनिमल में से वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। तो उस एनिमल में ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही टाइप के सारे सेल होंगे, वो डिफरेंट काइंड्स के सेल होंगे और डिफरेंट वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक मसल सेल है। ये क्या है? ये एक मसल सेल है। मसल सेल हमें यहाँ पे दिखने में ऐसा दिखता है, मसल सेल। ठीक है, हमारे जो मसल्स होते हैं उसका सेल ऐसा होता है। फिर ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स होते हैं RBC, WBC, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये जो होता है ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन करते हैं। फिर यहाँ पे नर्व सेल मतलब न्यूरॉन के भी यहाँ पे डिफरेंट, ये जो न्यूरॉन है उसके वो भी डिफरेंटली वर्क करता है। फिर ओवियम जो होता है वो भी डिफरेंटली वर्क करता है। बोन बोन सेल भी डिफरेंट वर्क करता है इन सब से। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग सेल्स अलग अलग प्रकार करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार का फंक्शन करते हैं। अभी यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे है द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो यहाँ पे जो स्पेस और शेप और साइज जो होता है सेल का वो अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, वो अलग अलग होता है क्योंकि कुछ सेल्स बड़े होंगे, कुछ सेल छोटे होंगे। तो कुछ सेल बड़े वाले होंगे उसका वर्क अलग होगा, छोटे वाले जो सेल होंगे उसका वर्क अलग होगा। और शेप की बात करें तो शेप का हम देखें एक एग्जांपल, ये है प्लांट सेल और ये होता है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल में सेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसकी शेप में। तो शेप में डिफरेंस देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन जो करता है प्लांट सेल और ये जो एनिमल सेल है वो दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का फंक्शन डिफरेंट है।
अभी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या, सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं लाइक अमीबा जो अपना शेप चेंज करते हैं। अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सिंगल सेल वर्क करता है, ठीक है, सिंगल सेल ही होता है। तो अमीबा का स्ट्रक्चर लाइक ऐसा होता है, अमीबा का स्ट्रक्चर वो हमेशा बदलता रहता है, अमीबा का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री होती है वो हमेशा कोई एक टाइम ऐसे रही। मान लो कि ये है, हमने देखा ये अमीबा का स्ट्रक्चर 12 AM को हमने अमीबा का स्ट्रक्चर ये देखा। अभी हम लोग 1 AM को अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसे देखते हैं। 1 AM को अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। तो ये क्या होता है, ये जो अमीबा है ऐसा नहीं है कि उसकी जो वो शेप में चेंज हुआ, मतलब उसका फंक्शन, उसके जो फंक्शंस है वो मतलब वो डिफरेंटली वर्क करेंगे, ऐसा नहीं होता। पर उसके फंक्शन सेम रहेंगे, बट उसकी जो शेप है वो डिफरेंट हो सकती है। अमीबा की ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप। तो अभी बात करें हम कुछ केसेस की जिसमें सेल के जो शेप्स होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही फिक्स होते हैं या फिर कम फिक्स होते हैं। मतलब अमीबा देखा तो अमीबा बहुत कम फिक्स्ड है, क्योंकि वो कुछ 12 बजे हमने देखा तो वो अलग था, 1 बजे हमने देखा तो वो अलग है, ठीक है। तो एक जो एग्जाम्पल था, तो जो अमीबा है, अमीबा का जो फिक्स शेप है वो अलग है। तो यहाँ पे कुछ सेल के जो शेप्स होते हैं वो चेंज रहते हैं, ठीक है। अभी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल है जिसका नाम क्या है, नर्व सेल। नर्व सेल किस में होता है, ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस में कहाँ होता है, ब्रेन से में होता है। नर्व सेल को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है, ठीक है। तो नर्व जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं वो उसका टिपिकल शेप होते हैं, ठीक है, उनका टिपिकल शेप होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। तो अभी जो सारे लिविंग सेल है तो उनके पास इतनी तो कैपेसिटी होती है कि वो बेसिक फंक्शन जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो कर सके। लाइक ब्रीदिंग जो होता है, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है, वो अगर छोटा सा सेल होगा ना तो भी वो ब्रीदिंग कर पाएगा, ठीक है, ब्रीदिंग वो कर पाएगा। क्यों कर पाएगा, क्योंकि हर एक सेल में इतनी कैपेसिटी होती है अगर वो जो बेसिक फंक्शन है ना वो कर सके, ठीक है। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। ये जो लिविंग सेल जो होते हैं वो ये बेसिक फंक्शन कैसे कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हम जानते हैं। वी नो दैट देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। तो हमें क्या होता है, हमें पता है कि जो सेल होता है, एक सेल होता है, तो एक सेल को फिर जब बड़ा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, फिर हमें 2 अलग अलग सेल मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन की, ये यहाँ पे चलती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग के अंदर के जो सेल्स होते हैं ये ऐसा करते हैं। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन। ये हमें पता चल गया इससे कि जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमंस में, वो अलग अलग टाइप का परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना, ठीक है। फिर अगर स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। तो अभी स्टमक का फंक्शन क्या है, स्टमक सेल्स के फंक्शन क्या है, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है। और अलग अलग उसके एग्जाम्पल्स हैं। सिमिलरली डिविजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। तो हमने यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो डिवीजन होता है सेल का जो डिवीजन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, ठीक है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। तो उसके अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज मतलब क्या होता है, मतलब अगर एक सेल है तो ऐसा नहीं है कि वो सेल ऐसे खोखला है, वो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उस सेल के अंदर होती है। तो इसके बाद हम लोग आगे इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। तो अभी यहाँ पे है ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन। तो अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेलीज है इसके अंदर, यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, फिर ये पूरा का पूरा पार्ट साइटोप्लाज्म है, फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये सारा पूरा का पूरा जो फंक्शन है, पूरी की पूरी सारी की सारी ऑर्गेनेलीज है, वो सारा डिफरेंट फंक्शन करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट फंक्शन करते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं।
So each kind of cell organelle performs a special function such as making a new material in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on. तो अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई नया मटेरियल बना रहा है, कोई वेस्ट मटेरियल को निकाल रहा है, ऐसे करके सेल ऑर्गेनेल्स वर्क करती है. A cell is able to live and perform all its function because of this organelles. तो सेल जो होता है वो जी पाता है. कैसे वो जी पाता है, किसके कारण वो जी पाता है? सेल ऑर्गेनेल्स से. सेल ऑर्गेनेल्स ही सारा काम करती है सेल के अंदर. These organelles together constitute the basic unit of life called the cell. तो ये जो सारे ऑर्गेनेल्स है ना, वो मिल के क्या बनता है? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वो क्या है? हमारा सेल. ये सब कुछ सेल ऑर्गेनेल्स, सारी सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर बनता है हमारा एक सेल. इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. तो ये जो फंक्शन है, जो सेल ऑर्गेनेल्स है, वो सारे सेल, भले वो एक प्लांट सेल है, भले वो एक एनिमल सेल है, पर जो बेसिक जो सेल ऑर्गेनेल्स है लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ हमें मिलती है सेम. ठीक है, भले वो कौन सा भी फंक्शन करती हो. ये अलग सेल है तो वो अलग परफॉर्म करता है, ये दूसरा सेल है वो दूसरा परफॉर्म करता है, पर ये जो न्यूक्लियस है वो तो न्यूक्लियस ही रहेगा. ठीक है, वो बदलेगा नहीं. अभी आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल? वी सॉ अबाउट दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक ऑर्गेनेल्स. हमने पहले देखा कि सेल जो है उसके कंपोनेंट्स है, और स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स है, उसको क्या बोलते हैं? हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं. हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज? तो जो सेल है वो ऑर्गेनाइज कैसे हुए? ठीक है, इफ यू स्टडी अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो हमें देखते हैं सारे सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, कोई सा भी सेल हो, ठीक है, कोई भी सेल, तो हमें 3 चीज़ें, जो 3 बेसिक फीचर है वो हमें सारे सेल्स में मिलेगी. कौन कौन से होगी? एक होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होता है सेल का, जो मेम्ब्रेन होता है, वो जो मेम्ब्रेन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. और दूसरी हमें चीज़ क्या कॉमन मिलती है? एक न्यूक्लियस क्या होता है? एक ब्रेन ऑफ अ सेल. जो न्यूक्लियस होता है वो भी हमें कॉमन मिलता है सारे सेल्स में. फिर दूसरा हमें मिलता है, तीसरा हमारा मिलता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म भी सभी सेल्स में होता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म भी हमें सारे सेल्स में मिलता है. ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल, इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विथ इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स. ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है ना, जो सेल के जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो एक्टिविटी करते हैं, जो काम करते हैं, वो सारे इन्हीं 3 के साथ होती है. ठीक है, ये 3 ही उनका बेसिक फीचर है. इन सेल का बेसिक फीचर ये 3 चीज़ें हैं. ठीक है, कौन कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. वही पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और फिर पूछा जाए व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेम ही डेफिनेशन होती है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेम होता है, सेल मेम्ब्रेन भी सेम होता है. दिस इज द outermost कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक सेल है, मान लो कि ये एक एनिमल सेल है. तो ये एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा होगा ये जो आउटर मोस्ट लेयर होगी ना, ये आउटर मोस्ट लेयर पे हमारा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज़रूरत क्यों पड़ी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज़रूरत हमें तब पड़ी कि जब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को बाउंड्री भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें सेपरेट करती है. जो सेल होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट होता है. पर अगर ये बाउंड्री नहीं होती, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, तो क्या होगा? ये जो यहाँ के जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, लाइक उसमें बहुत सारे वायरसेस भी होंगे, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होंगे. तो डायरेक्टली वो वायरसेस और बैक्टीरिया क्या करेंगे? न्यूक्लियस और माइक्रोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है उन पे अटैक करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया जाता है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया जाता है. The plasma membrane allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell. तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है एंट्री को, क्योंकि उन लोगों को भी फूड चाहिए, उन लोगों को मटेरियल चाहिए. तो वो वही चीज़ों को अलाउ करता है जो हार्मफुल नहीं होती, और वो कुछ ही चीज़ों को
अलाउ करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट of some other materials the cell membrane, therefore it is called selectively permeable membrane। तो वो क्या करता है, वो कुछ जो मटेरियल होते हैं वो कुछ मटेरियल अलग टाइप की मूवमेंट करते हैं, कुछ मटेरियल जो होते हैं वो अलग टाइप की मूवमेंट करते हैं, मतलब ऑडली बिहेव करते हैं। तो उन लोगों को पता चल जाता है कि जो मेम्ब्रेन को पता चल जाता है कि ये जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ मटेरियल है वो डिफरेंट मूवमेंट कर रहा है, तो इसको वो बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन को एक दूसरा भी नाम दिया गया है, वो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब उसको बोला जाता है कि वो कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देता है, सिलेक्टिवली कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देता है। प्लस परमिएबल क्यों डाला, परमिएबल मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, पोर्स है, पोर्स। तो पोर्स से क्या होगा, यहाँ पे जो एनिमल सेल है उसमें पोर्स होंगे, तो एक जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है वो चीज़ अंदर भी जाएगी और बाहर भी जाएगी, और वो सिलेक्ट करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करता है कि कौन सी चीज़ अंदर आएगी और कौन सी चीज़ बाहर जाएगी। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज टेक प्लेस इनटू द सेल। तो ये जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज की जो मूवमेंट है वो कैसे बनती है, ठीक है, कैसे प्लेस करती है। हाउ डू सब्सटेंसेज मूव आउट ऑफ द सेल। जो सब्सटेंसेस है, जो राइबोसोम्स या फिर कुछ अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो वो बाहर कैसे जाती है, ये सब चीज़ें अभी पढ़ेंगे हम। सब substances like carbon dioxide और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अभी हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 1 में भी हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, बट इसमें हम सेल में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। अभी कुछ सब्सटेंसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है कि जो एनिमल सेल है, मान लो ये हमारा एनिमल सेल है, अभी यहाँ पे वो ऑक्सीजन लेता है, O2 लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन वो अंदर लेता है और वो क्या करता है, वो भी हमारा CO2 बाहर निकालता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अंदर लेके CO2 बाहर निकालेगा, मतलब उसको पता है कि वो ऑक्सीजन है तो मैं उसको बाहर निकालूंगा। अभी वो वेस्ट बन चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन करता है। We have studied the process of diffusion in our earlier chapters. We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where it's low concentration, ठीक है। तो हमने ये भी देखा है कि एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट, कि अगर यहाँ पे हम देखें, एक बकेट ले ले, बहुत ही छोटा सा बकेट, बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा बकेट भी नहीं, एक हम लोग ले लेते हैं एक कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग अगर ले ले एक छोटी सी चीज़ में, ठीक है, तो अभी क्या होगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम वो सेल अंदर डालें, तो अगर सेल अंदर डालेंगे तो सेल के अंदर जितना H2 होगा सेल के अंदर, अगर वो H2O हाई होगा, बाहर के H2O से, जो बकेट है उसके H2O से कम होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, ये जो H2O होगा ना सेल के अंदर, वो बाहर निकलने लगेगा। तो जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, ठीक है, हाई टू लो जाएगा हमेशा। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 विच इज सेल्यूलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल। तो ये सिमिलर थिंग होती है CO2 के साथ सिमिलर थिंग होती है कि क्या होता है कि O2 उनको चाहिए, ठीक है, O2 उनको चाहिए। अभी O2 जो है, O2 अंदर कम है, O2 की वैल्यू अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, जो बाहर वाला O2 होगा ना, वो जो मेम्ब्रेन होगा वो मेम्ब्रेन अंदर डालेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई है, तो वो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, अभी सेम चीज़ अगर हम दूसरा सेल लें और उसमें हम CO2 का देखें, तो CO2 क्या होगा, सेम चीज़, अगर वो CO2 कम होगा, ठीक है, CO2 पहले कम होगा, तो CO2 कम होगा तो CO2 वो लेगा, ठीक है, CO2 वो अंदर बन जाएगा, एक्चुअली में वो बन जाता है, अगर हम ऑक्सीजन वो देता है तो वो बन जाता है, तो एक्चुअली में CO2 अगर बनने के बाद वो ज़्यादा हो जाएगा। वो ज़्यादा होने के बाद क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ CO2 होगा जो एयर में, वो अमाउंट ऑफ CO2 कम होगा, तो वो क्या होगा, सेल के बाहर चला जाएगा। जो CO2 जो सेल के अंदर है वो सेल से बाहर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि सेल में CO2 की वैल्यू है वो क्या है,
हाई कॉन्सेंट्रेशन, और बाहर की जो CO2 की वैल्यू है वो क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसको स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। Accumulates in high amount of concentration inside a cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. ये हमने पढ़ा। As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from a region of low concentration and high concentration. The concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from a region of higher concentration to a region of lower concentration outside the cell by the process of diffusion. ये हमें सेम टू सेम हमें पूरी की पूरी चीज़ हमें अभी पढ़ी। अभी आगे बढ़ते हैं। Similar, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level of or concentration of O2 inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. तो हमने O2 वाला भी एग्जांपल दिया कि अंदर जो सेल में O2 कम होगा और बाहर ज़्यादा होगा तो वो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, मतलब जो बाहर का O2 है, ऑक्सीजन बाहर का है, वो अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। तो ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, डिफ्यूजन के जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका सेल्स में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूर रखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर ऑल्सो ऑबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जो वाटर होता है वो भी क्या करता है, ये जो डिफ्यूजन का लॉ है वो भी अप्लाई होता है उसके। हमने अभी क्या देखा, हमने O2 और CO2 का एग्जांपल देखा, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल देखा। तो उसमें हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस में हमने डिफ्यूजन देखा, मतलब गैस में हमें डिफ्यूजन मिला। बट जो वाटर है उसमें भी डिफ्यूजन होता है, कैसे हम देखेंगे आगे। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये वाटर है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है तो वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से ही होती है। जो मेम्ब्रेन होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उससे ही होती है। कैसे, पर वो परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब उसके अंदर जो पोर्स होते हैं, पोर्स से वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है और वो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी अंदर आने देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो जिससे आपको पता चले डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, हाईलाइट कर दी। आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, जो वाटर का जो मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आजू बाजू जाने का, वो जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट इससे भी अफेक्ट करता है कि कितनी चीज़ें, कितनी सब्सटेंस वो वाटर में डिसॉल्व हुई है, कितने सब्सटेंस वो वाटर में डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर वो लो डेंसिटी वाला वाटर है, लो डेंसिटी वाला वाटर मतलब एकदम डाइल्यूट वाटर, एकदम डाइल्यूट वाटर, और एक हम देखें तो वो उसके अंदर शुगर भी डाला है, उसके अंदर सॉल्ट भी डाला है, सब कुछ उसके अंदर डाला है, तो उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो फिर क्या होगा, ये क्या करेंगे, कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर अंदर लेगा, कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर लेगा सेल। तो फिर ये उस पर भी इफेक्ट करता है कितने सब्सटेंसेस, ये जो वाटर होता है, जो वाटर होता है वो कितने सब्सटेंसेस पे, कितना सब्सटेंसेस उसमें डिसॉल्व होता है। ठीक है, कितने सब्सटेंसेस उसमें डिसॉल्व होता है। थस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तभी यहाँ पे क्या होता है कि ऑस्मोसिस होता है वो भी हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन में जाता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हाई और वाटर कंसंट्रेशन मतलब HC, और वो अगर यहाँ पे एक चीज़ में हाई कंसंट्रेशन है तो और दूसरी चीज़ में लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जाएगा। अगर वो गैस है तो भी उसमें जाएगा, और अगर वो लिक्विड है, लिक्विड मतलब हम इसका ही एग्जांपल दे दें। ठीक है, वाटर का, तो वाटर भी होगा तो वो भी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल मतलब यहाँ पे हम लेते हैं एक बकेट लेते हैं, यहाँ पे एक बकेट में हम लोग क्या लेते हैं, एक यहाँ पे ये लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा, तो अगर यहाँ पे हाई वाटर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो वाटर कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, ये यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पे ये पानी इतना हो जाएगा। ठीक है, ये पानी दोनों इतना हो जाएगा।
ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं कि हम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम होता है। What will happen if you put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or water in salt in water? तो अभी हम क्या करें, एक प्लांट सेल या फिर एक एनिमल सेल को ले और उसमें हम क्या करें, एक प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल को, एक सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक प्लांट सेल और एनिमल सेल लेना है और एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमें क्या करना है, हमें करना है एक शुगर या फिर सॉल्ट जो वाटर में मिक्स करना है और उसके बाद हमें प्लांट या फिर एनिमल, अगर हम एनिमल सेल लेते हैं, ठीक है, एनिमल सेल ले लेते हैं, अगर हमने एक लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा पानी भरा है, अगर उसके अंदर हम लोग सॉल्ट डालें, ठीक है, सॉल्ट डालते हैं, NaCl डालते हैं, ठीक है। अभी उसके अंदर हम लोग एक एनिमल सेल डालेंगे, मतलब एक एनिमल सेल अंदर रहेगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन होती है ये हमें यहाँ पे बताई गई है। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन, ये 3 चीज़ों में से कोई चीज़ हो सकती है। तो फर्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net overall result is that water enters the cell is likely to swell up. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हम यहाँ पे थोड़ा हम ज़्यादा डिटेल में जाते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग एक सेल ले लें, एनिमल सेल ले देखें। एनिमल सेल में जो H2 हो जाए एनिमल सेल में वो कम है और बाहर का जो एरिया है, जो बीकर का जो एरिया है उसमें H2O कितना है, उसमें H2O ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। मतलब जो बाहर का H2O है, मतलब जो बाहर का वाटर है वो अंदर जाएगा, बाहर का वाटर अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये जो सेल होगा वो पूरा का पूरा भर जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा वो फिलअप हो जाएगा वाटर से। तो लास्ट में क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा जो अगर वो सेल फिलअप हो जाए तो सेल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो सेल, और फिर वो सेल है वो बस्ट आउट हो जाएगा, वो सेल बस्ट हो जाएगा, वो सेल फूट जाएगा। क्यों फूट जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा उसके अंदर, इसीलिए वो होगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे है, इफ़ द मीडियम हैज़ एक्जैक्टली द सेम water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane, such as solution is known as isotonic solution. तो अभी यहाँ पे क्या होता है, हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या था कि जो सेल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बस्ट आउट हो जाएगा। अभी हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम चीज़ होगी, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो H2O है, यहाँ पे बाहर का जो H2O है और अंदर का H2O है, वो दोनों इक्वल होंगे, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, वो सेल यहाँ पे जो H2O है वो अंदर जाएगा, वाटर अंदर जाएगा और सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आएगा। अगर वो चीज़ होगी, सेम अमाउंट ऑफ वाटर अंदर आएगा बाहर जाएगा, तो क्या होगा, दोनों सेल में भी और बाहर भी दोनों इक्वल रहेंगे। तो इक्वल मतलब क्या, इक्वल मतलब हमने देखा उसकी एक टर्म थी, हमने देखा इक्विलिब्रियम, उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। हमने देखा कि जो वाटर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के आजू बाजू जाता है, अंदर जाता है, बाहर जाता है, पर जितना वाटर अंदर जाता है उतना ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर भी बाहर आता है, तो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो सेल है वो ऐसे सेम ही साइज में रहेगा। जैसे हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखा था कि जो सेल की साइज़ है वो बड़ी हो जाती है, पर ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, सेल की जो साइज़ है वो सेम रहती है, ठीक है। अभी हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन पता चल गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as a hypertonic solution. Again, water crosses the cell membrane in both the direction,
but this time more water leaves the cell than enters it. Therefore the cell will shrink. अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम फिर से एक ले लेते हैं, एक एनिमल सेल ले लिया, फिर से यहाँ पे एक बकेट ले लिया, बकेट में हमने H2O, ठीक है, H2O यहाँ पे भी है, H2O यहाँ पे भी है, ये वाला जो H2O है वो एनिमल सेल का है, ये वाला है वो बकेट का है, ठीक है। तो हमने ले लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो ये जो H2O है, जो वाटर है जो बकेट में है, वो ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड मतलब वो इतना डाइल्यूट नहीं है, उसके अंदर सॉल्ट, शुगर, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिलाई गई है। तो वो क्या होगा, तो जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होगा, वाटर का जो कंसंट्रेशन है सेल का यहाँ पे है, ठीक है, सेल का यहाँ पे वो हाई होगा, और ये कंसंट्रेशन है बकेट का वो क्या होगा, वो लो होगा। तो वो क्या करेगा, सेल का जो वाटर है वो किस पे मूव करेगा, सेल का वाटर है वो बाहर मूव करेगा, सेल का वाटर बाहर मूव करेगा। मतलब क्या होगा, जो सेल होगा, सेल में जितना भी वाटर था, जितना भी पानी था, वो सब कुछ बाहर चला जाएगा। तो आफ्टर ऑल हमारा सेल कैसा होगा, आफ्टर ऑल हमारा सेल देखें तो वो हमारा सेल छोटा सा सेल बन जाएगा, ठीक है, छोटा सा सेल बन जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, ये चेंज हमें देखने को मिलता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। जो सेल होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्यों होता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ H2O है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है एनिमल सेल में, वो बकेट से जो बीकर है उससे कम है। तो फिर क्या होगा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, तो फिर वो जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, वो श्रिंक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये जो ऑस्मोसिस है वो अलग प्रकार का एक डिफ्यूजन है, वो सिर्फ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब उसका जिसके अंदर पोर्स हो और जो कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर बाहर आने दे, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तब यहाँ पे एक एक्टिविटी ये जो एक्टिविटी है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली है, क्या आपको करनी है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रेश वाटर में, तो वो क्या करते हैं, वो मोस्टली प्लांट सेल भी होते हैं वो वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वो वाटर को गेन कैसे करते हैं, उनके अंदर वाटर कम होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और दूसरा जो प्लांट सेल होते हैं उसमें वाटर कम होता है, पर वो वाटर गेन कैसे करते हैं, वो वाटर गेन करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस से ये वाटर गेन करते हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो अभी यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल ले ले, एक ट्री ले ले और ट्री को अभी हमें चाहिए पानी, चाहिए पानी। तो अभी यहाँ पे हमारा है लैंड वाटर, ये जो नीचे का सॉइल वाटर होता है, ये सॉइल वाटर है यहाँ पे। तो उसको जो सॉइल वाटर को वो गेन कैसे करेगा, ऐसे तो गेन नहीं कर सकता, बट वो गेन कैसे करेगा, क्योंकि ये जो रूट्स के जो सेल है उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है, और जो सॉइल वाटर है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन सेल वाटर में है और रूट्स में लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये जो सॉइल वाटर है वो हायर टू लोअर में जाएगा, मतलब वो रूट्स में जाएगा, मतलब जो वाटर है वो रूट्स में जाएगा, तो वाटर रूट्स में जाएगा तो क्या होगा, उनको प्लांट रूट्स जो होंगे उनको वाटर मिलेगा, मतलब वो वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। थर्ड, डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। तो ये डिफ्यूजन है वो इम्पॉर्टेंट है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए और वाटर जो होता है सेल के लिए, ठीक है। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। तो अभी हमें एक दूसरा भी एक एग्जांपल ले ले कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं ये जो एयर में, तो एनवायरमेंट में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सेल कैसे गेन करता है, वो चीज़ भी ऑस्मोसिस से तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो डिफ्यूजन से ही होता है, ठीक है। जैसे हम गैस में हमें डिफ्यूजन देखा, O2 में देखा, CO2 में देखा, तो वैसे ही सेम हम लोग देखें तो न्यूट्रिशन में भी न्यूट्रिशन अगर लो होगा और बाहर न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा तो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, तो फिर हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, तो इस प्रकार से जो न्यूट्रिशन भी होता है वो डिफ्यूजन से उनको लोगों को मिलता है। Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy। तो ये जो अंदर बाहर का जो मॉलिक्यूल्स का अंदर बाहर का होना है,
कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, तो ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा है। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करने के लिए क्या लगती है, एनर्जी लगती है। तो ये एनर्जी से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है जिसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो अंदर बाहर करते हैं सेल के। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वो फ्लेक्सिबल है मतलब क्या है, जो फ्लेक्सिबल मतलब बहुत सारा फ्लेक्सिबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो किससे बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, लिपिड्स और प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन से क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। लिपिड्स और प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये वो लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल करते हैं। However, we can observe that structure of the plasma membrane only through an इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, किससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो अनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो क्या करती है, वो हेल्प करती है उनको फूड लेने में भी, और जो मटेरियल बाहर का जो मटेरियल होता है वो अंदर लेने में भी वो हेल्प करती है। ठीक है, ये प्रोसेस को कहा क्या जाता है, ये प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कहा जाता है इस प्रोसेस को, कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की वो उनको खाने में भी हेल्प करती है, खाना खाने में भी हेल्प करती है, और क्या करता है वो जो मटेरियल होता है बाहर का वो अंदर लेने में भी हेल्प करता है। तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस बोलेंगे इस प्रोसेस को। अमीबा का एक देख लेते हैं एग्जांपल। अमीबा रिक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। जो अमीबा होता है वो खुद से नहीं बनाता, वो खुद से फूड नहीं बनाता, तो वो इस एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से वो फूड गेन करता है इस प्रोसेस से। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 खत्म करते हैं। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे सेल वॉल, न्यूक्लियस देखेंगे, फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, डीएनए, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 2 यहाँ पे ही हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।